नमस्कार। विचार विमर्श में आपका स्वागत है। विचार विमर्श में हम हर बार चर्चा करते हैं नई तकनीक की और उस वैज्ञानिक ज्ञान की जिनकी आवश्यकता आपके खेतों में है और आपको है, ताकि आप तकनीक का, शोध का और वैज्ञानिक ज्ञान और जानकारियों का फायदा उठा सकें। विचार विमर्श में हम आज बात करेंगे कृषि प्रणाली, छोटे किसानों की उम्मीद। जी हाँ, आज कृषि प्रणाली में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है कि कैसे जल, जमीन, जानवर और इंसान के साथ सौर ऊर्जा और नई तकनीकी ज्ञान को जोड़ा जाए, ताकि किसान को जिन संसाधनों की आवश्यकता है वो संसाधन उसे उसके खेत में ही मिल पाएं। शोधों से ये निष्कर्ष सामने आया है कि किसान को 70% संसाधन उसके खेत में ही मिल सकते हैं यदि एक किसान कृषि प्रणाली या फार्मिंग सिस्टम को अपने खेत में अप्लाई करे, लागू करे। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं ये फिल्म। कृषि से करीब 86% छोटे व सीमांत किसान जुड़े हुए हैं, जो कुल कृषि भूमि के 43.5 भाग पर खेती करते हैं। आबादी बढ़ने के साथ और कई कारणों से किसानों की जोत छोटी होती जा रही है, लेकिन सरकारी सर्वेक्षण बताते हैं कि छोटी जोत कृषि विकास और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बात समझने की है कि अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन में छोटे व सीमांत किसान बड़े किसानों की तुलना में अधिक योगदान देते हैं। कुल सब्जियों के उत्पादन में छोटे व सीमांत किसानों का योगदान 70%, फलों में 55%, अन्न में 52% और दूध उत्पादन में 69% है। यानी एक छोटा किसान विविधीकरण को अपनाने और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सिर्फ दलहन और तिलहन के उत्पादन में इन छोटे किसानों का योगदान कम है। अनुभवों और विभिन्न अनुसंधान केंद्रों में किए गए शोध के आधार पर यह पाया गया कि किसानों को विपन्नता से छुटकारा दिलाने में कृषि प्रणाली बेहद उपयोगी है। कृषि प्रणाली एक ऐसा बंदोबस्त है जिसमें किसान परिवार और उनके तहत मौजूद सभी संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि जिससे छोटे व सीमांत किसानों की घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके, उन्हें अधिक आमदनी प्राप्त हो और फसल उत्पाद व उनके अवशेषों तथा अन्य अपशिष्टों के पुनर्चक्रण द्वारा सतत फसल उत्पादन मिल सके। तमाम सर्वेक्षणों से ये बात साबित हो चुकी है कि छोटी जोत के किसान प्रति इकाई भूमि अधिक उत्पादन लेने में सक्षम हैं। अब बात ऐसी प्रणाली की है जो उनकी आजीविका सुरक्षित तो करे ही, साथ ही पोषाहार सुरक्षा भी प्रदान करे। सन 2000 में मोदीपुरम, मेरठ में फसल अनुसंधान परियोजना निदेशालय ने फसल प्रणाली चक्र से बाहर निकलकर कृषि प्रणाली को विकसित किया और उस पर शोध किया, क्योंकि वर्तमान में किसान 1 या 2 फसलें साल में पैदा करता है, उन्हें बेचता है और बाकी उनकी तमाम जरूरतों का सारा सामान जैसे फल, सब्जी, दालें, तिलहन आदि के लिए बाजार पर निर्भर रहता है। तो क्यों न हम किसानों को ऐसा संपूर्ण फसल चक्र बताएं जिससे उसकी जरूरतों का सारा सामान उसके खेत में पैदा हो, उसकी लागत में कमी आए और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महीनेवार कुछ पैसा भी हाथ में आए, ताकि वे अपनी अन्य जरूरतें भी पूरी कर सकें और समाधान मिला कृषि प्रणाली में। विचार विमर्श में आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि प्रणाली पर। जी हाँ, कृषि प्रणाली, छोटे किसानों की उम्मीद। और चर्चा के लिए जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम सिंह साहब। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में
सिंह साहब, आपका स्वागत है और हम आपसे कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से आप कृषि प्रणाली से किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, और मुख्य जो उद्देश्य मैंने देखा आपकी वेबसाइट में कि आप जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, उस पर खास जोर दे रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर JPS डबा साहब, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप विस्तार के कार्यक्रमों से जुड़े हैं और हम आपसे जानने के प्रयास करेंगे कि कैसे आप किसानों को कृषि प्रणाली का परिचय दे रहे हैं, उनमें पात्रता का विकास कर रहे हैं, और कौन से ऐसे प्रशिक्षण आप दे रहे हैं ताकि कृषि प्रणाली जो प्रयोगशाला में विकसित हो रही है वो खेतों तक पहुंचे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गजेंद्र यादव साहब, आप वैज्ञानिक हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। जी हाँ, जब मिट्टी की बात आती है और उसमें लवणता की जब बात आती है तो बहुत मुख्य, बहुत अहम विषय हो जाता है, जिसकी जानकारी, जिस पे जो रिसर्च हो रहा है वो हम अपने किसानों तक पहुंचाएं। और आप क्रॉप मैनेजमेंट की हम आपसे बात समझेंगे और किस तरह की, किस मिट्टी में किसान कैसे बहुउद्देशीय कृषि कर सकता है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम डॉक्टर प्रेम सिंह साहब के पास जाएंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जो हम कृषि प्रणाली की आज बात कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट पर मैंने बड़ी अच्छी बात देखी कि आप जो हमारे सीमांत किसान है, जो छोटा किसान है, उसके लिए काम कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि ये किसान अपने खेत में जो फसल पैदा करे वो उसी खेत में जैविक खाद भी बनाए, उसको सिंचाई, उसके पानी का प्रबंधन भी हो पाए, यानी उसको खेत के बाहर न जाना पड़े, उसके संसाधन, पोषण, उत्पादन सभी कुछ उसको अपने खेत में मिल जाए और उसका जीविकोपार्जन, उसकी लाइफ, उसका जीवन स्तर बेहतर हो पाए। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि प्रणाली का तात्पर्य है जब किसान एक से अधिक कृषि व्यवसाय से जुड़ता है जो कि एक दूसरे के पूरक और सहायक होते हैं। तो इसके द्वारा जब खेती की जाती है तो उन सभी हम जो संसाधन हैं कृषि से संबंधित, उनका भरपूर प्रयोग होता है और लगातार कृषि किसान को आमदनी मिलती है और जितनी भी उसकी परिवार से संबंधित जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं खाने की, वो सभी पूरी होती हैं। तो हमारी मृदा के ऊपर और जलवायु पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस तरह से जो खेती की जाती है उसे कृषि प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल उगाने के जो तरीके हैं, उसमें भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो जलवायु के हिसाब से, और उसको भी आप अपने कृषि प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं? बहुत अच्छा। जैसे कि किसान धान और गेहूं ले रहा था, हम बताना चाहेंगे कि उसमें धान और गेहूं की जगह धान और गेहूं के साथ में वो सरसों ले सकता है। 6 लाइन से 8 लाइन गेहूं की और उसके बाद 1 लाइन सरसों की ले सकता है, और सरसों के बाद या गेहूं के बाद वो मूंग की फसल ले सकता है। तो धान गेहूं फसल चक्र की जगह धान गेहूं प्लस सरसों और उसके बाद समर में मूंग किसान को लेना बहुत आवश्यक है। ये एक फसल चक्र हुआ। इसके साथ ही जो दूसरी उसका जो एक क्षेत्रफल होगा, उसमें किसान अपने अधिक पैदावार के लिए, अधिक मुनाफे के लिए मक्का, भुट्टे के लिए ले सकता है, आलू ले सकता है और उसके बाद पुनः गेहूं ले सकता है। तो ये दूसरा फसल चक्र ऐसा हुआ जिसमें उसे अधिक पैदावार और अधिक उसे मुनाफा मिलेगी। तीसरा जो फसल चक्र है उसमें किसान अपने जानवरों के लिए जो चारा उगाना है उसे, जिसमें कि वो ज्वार लेगा, ज्वार के बाद में बरसीम लेगा, उसके लिए भी उसे एक क्षेत्रफल निश्चित करना पड़ेगा अपने जानवरों की संख्या के हिसाब से। तो इस तरह के यदि फसल चक्र किसान अपनाएगा तो उसे अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा। मैंने आपकी वेबसाइट में देखा सिंह साहब, आपके जो विजन है और मिशन है, जो उद्देश्य हैं और जो मकसद है वो बड़ा अच्छा है। जैसे कि बात हुई है कि आप सीमांत किसानों के लिए काम कर रहे हैं और आप उनके हाउस होल्ड फूड, न्यूट्रिशनल और लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट, यानी उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनमें पोषण की कमी ना हो, उनमें, उनके परिवार और उनकी खेती में, उसके लिए भी एक समेकित रूप से आपने जो पॉलिसी बनाई है उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि ये विस्तार की बात आती है कि ये कैसे पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भी आप बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथ डबा साहब हैं जो विस्तार कार्यक्रमों से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। डबा साहब, एक फेहरिस्त है मेरे पास, मैं उसको यहाँ पढ़ना चाहूँगा, जो हमारे विशेषज्ञों ने अलग अलग शोधों के दौरान इसको सामने लाए हैं। जैसे अनुसंधान के आधार को व्यापक बनाने की आज बात हो रही है, जिससे कि हमारे अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं या कृषि जलवायु के जो स्थितियों में जो उगाई जाने वाली बहुत सी फसलें उसमें शामिल की जाएं और उस पर रिसर्च जो हो रहा है उसको व्यापक बनाएं, उस शोध को किसानों तक पहुँचाएँ।
वैज्ञानिक खेतों के निकट जाएं ताकि प्रयोगशाला से खेत तक की दूरी कम हो सके। विस्तार का काम आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम आपसे जानेंगे। पैदावार बढ़ाने के बजाय किसी कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली सभी फसलों को समूची आय बढ़ाने पर जोर दिया जाए, तो एक ये जो किसानों की इनकम बढ़ाने की बात की जा रही है, और पूरे वर्ष के दौरान अलग अलग कृषि जलवायु के अनुकूल क्रॉप पैटर्न बनाए जाएं, जो सिंह साहब ने एक पैटर्न की बात बताई जिस पे आप अनुसंधान कर रहे हैं। खेतों में काम करने वाली वस्तुओं के संरक्षण के लिए अनुसंधान, वाटर मैनेजमेंट की बात है, नाइट्रोजन के जैविक निर्धारण की बात है, रासायनिक खादों की बर्बादी ना हो, कीड़ों और बीमारियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिकूल पर्यावरण में अधिक फसल देने और बीजों का विकास की बात हो। तो ये सारे जो खाके हैं जो हमने आपकी रिसर्च से निकाले हैं, जो कृषि प्रणाली को और ज्यादा इंटीग्रेटेड, एक समेकित रूप से समग्र उसका बनाते हैं। तो आप ये बताएं कि आप इन चुनौतियों को कैसे इस पर काम कर रहे हैं और इस शोध को, इस कृषि प्रणाली पर हो रहे नई अनुसंधानों को कैसे किसानों तक पहुंचा रहे हैं। निमेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कृषि का विकास हुआ है और जो भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है या मानव सभ्यता का विकास हुआ है, ये कृषि से जुड़ा हुआ है। जी, शुरू से जब हमने कृषि की शुरुआत की थी, वो इस बात से शुरुआत की थी कि परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो खेत से या उसके फार्म से, उसके गांव से पूरी हो सके। यही कारण है कि अब शुरुआत से हमारे किसान भाई फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं, और पशुपालन के साथ साथ में कुछ फलदार पौधे, कुछ सब्जियां और सब चीज़ करते हैं, जिससे कि घर की जितनी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। इसमें कपास भी आती है, सभी चीज़ें आती हैं। लेकिन कौन सी फसल कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, ये निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वातावरण कैसा है, किसानों की आवश्यकता क्या है, बाजार क्या है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके लिए बहुत ही सजग है और इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। आपने सुना होगा अभी एक हाल ही में जो नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री की आह्वान पर जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, मेरा गांव मेरा गौरव। इसके अंतर्गत जो भी हमारे अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं, उसमें हमारा संस्थान भी आता है, बाकी लोग संस्थान भी आते हैं, उसमें सभी वैज्ञानिकों ने एक एक गाँव चुना है। और गाँव चुनने के बाद में ये वैज्ञानिक इस गाँव में हर महीने जाते हैं और किसानों से चर्चा करते हैं कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े, वो क्या कर रहे हैं, क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है, कौन सी नई फसल जोड़नी चाहिए, कौन सा नया व्यवसाय जुड़ना चाहिए, और किस प्रकार से हमारा छोटा और मझोला किसान ज़्यादा आमदनी कर सके, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, उसको पूरे साल काम मिल सके। तो ये सब काम हो रहा है। लेकिन इसके होने के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अब आवश्यकता इस बात की है, जो हमारा नवयुवक है वो कृषि से मुंह मोड़ रहा है जी। हमें आवश्यकता इस बात की है कि नवयुवक का ध्यान भी कृषि की तरफ आकर्षित करें, और ऐसे आकर्षित करें कि वो खुद के मन से ये काम करे, और वो तब करेगा जब उसकी पूरी आवश्यकताएं, उसको अच्छी आमदनी मिल सके और सही प्रकार से मिल सके। इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्म की फसल प्रणाली और कृषि प्रणाली को हम रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, उनके साथ साथ में हम पशुपालन के साथ साथ में अगर हम मधुमक्खी पालन को जोड़ देते हैं तो दोनों को फायदा होता है, क्योंकि जो फसलों में परागण जो मधुमक्खियाँ करती हैं, उनकी संख्या, परागण होने से उनको उत्पादन बढ़ता है, और साथ साथ में किसान को शहद के रूप में एक अच्छा उत्पाद मिलता है, जिसको बेच के वो बाजार से अच्छा पैसा भी कमा सकता है, और साथ साथ में अगर स्वयं उसका सेवन करता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रह सकता है। इसके साथ साथ में जो हमारी सब्जियां हैं उसमें भी अब काफ़ी बदलाव आ रहा है, क्योंकि नई नई किस्में आ रही हैं जी। आज हम चाहते हैं एक खेत से साल में कई फसलें लें। जी। वो कब ले पाएंगे? जब ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनकी अवधि कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो। और यही जैसे अभी डॉक्टर प्रेम सिंह ने बताया कि गेहूं और धान के बीच में जो हमने मूंग का समावेश किया है, वो तभी हम कर पाए हैं जब हमारे पास में आज के मूंग की ऐसी किस्में हैं जो 55 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, जो गेहूं कटने के बाद लगती हैं और धान के लगने से पहले उनकी कटाई हो जाती है, और किसान को अतिरिक्त तौर पे आमदनी मिल जाती है। और इसी के लिए भारत सरकार ने एक तो किसान कॉल सेंटर खोला हुआ है, वो नंबर है 1800-180-1551, यानी कि 1800 180 1551। एक बार फिर बता दें। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, 1800 180 1551 ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है, और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 7 दिन काम करता है। और इससे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, किस्मों के बारे में ले सकते हैं, भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में ले सकते हैं, आपके क्षेत्र में कौन सी किस्म का बीज कहाँ मिल सकता है उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उन्होंने अलग से भी
अपने यहाँ कुछ नंबर रखे हुए हैं जिसका किसानों की सेवा करते हैं। जी। जैसे मैं अपने संस्थान का भारतीय कृषि अनुदान संस्थान पूसा नई दिल्ली के बारे में बात करता हूँ जी। कि हमने भी एक टोल फ्री नंबर रखा हुआ है जिससे कि किसान भाई हमारे संस्थान से संबंधित जो भी तकनीकी लेना चाहें उसकी जानकारी कभी भी ले सके। जो हमारा पूसा संस्थान का टोल फ्री नंबर है वह 1800-118989। एक बार दोहरा दें। 1800-118989। और इस पे आप कभी भी 9:30 से लेकर 4:30 तक अगर फ़ोन करते हैं तो आपको पूसा संस्थान के बारे में जो भी जानकारी लेनी है, कौन सा बीज उपलब्ध है, कौन सी किस्म का उपलब्ध है, कब कौन सा क्या काम होना है, अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो, वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते ये हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कृषि प्रणाली में 70% संसाधनों को एक किसान अपने खेत में ही बना सकता है, उसको खेत के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कैसे हो रहा है और कैसे किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, इन सभी पर चर्चा चलेगी इस ब्रेक के बाद। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि प्रणाली छोटे किसानों की उम्मीद। जी हाँ, कृषि प्रणाली जिसमें जल, जमीन, जानवर, इंसान, तकनीक, सौर ऊर्जा को जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें सामंजस्य बैठाया जा रहा है ताकि किसान को बेहतर फसल, एक अच्छा उत्पादन मिल सके और उसके पोषण और खाद को सुरक्षित किया जा सके। हमारे साथ एक किसान हैं सत्यवान जी। क्या आप पैटर्न अपना रहे हैं फसल उगाने का, और किस तरह से आप जैविक खादों का इस्तेमाल खेतों में कर रहे हैं? क्या तकनीकी ज्ञान आपको हासिल हुआ है इस कृषि प्रणाली से? हमने उज्ज्वला से जो है किया है कृषि, पहले तो केंचुआ खाद बनाने की जैविक अपना ही तैयार करते हैं। अपने जो हमारे पास जो गाय भैंस है उन्हीं से जो है गोबर और उसी से केंचुए डाल के उसी में से हम खाद बनाते हैं और उसी को अपने खेत में हम यूज करते हैं। जिससे कि अब आजकल तो हमारे पास जनकपुरी से और उससे कई तो है ऐसे आदमी जुड़ गए हैं जो पूरा 10 ग्रुप बना करके और यहीं से हमारी सब्जी को उठा रहे हैं गाँव से ही, और सीधा खाने वाला और किसान आमने सामने होगा तो बिचौलिए बीच से निकल जाएंगे, तो किसान को भी फायदा है और खाने वाले को भी फायदा है। जी, और कौन सा वो तकनीकी ज्ञान है जो परंपरागत खेती से इसको आपको अलग करता है, जो एक किसान को अपनाना चाहिए? वो क्या तकनीकी ज्ञान आपने हासिल किया? एक तो हम पहले जैसे जमीन में फसल उगाते थे, आधी हमारा जो सब्जी थी वो पानी से या उससे वेस्ट हो जाती थी। अब हम उसको जो है बांस पे मतलब जो है झूला बना के उस पे बेल को चढ़ा करके उस पे करते हैं। दूसरा हाइब्रिड बीज है जिनका हमारे को जो पहले ज्ञान नहीं था अपने जो है वो अब उससे पैदावार बढ़िया भी है, उनकी शाइनिंग भी है, उनकी रुकने की क्षमता भी है। और उसके साथ साथ जैसे नर्सरी का भी है, हमने उसमें टपक सिंचाई और पॉलीथीन लगा के उसको पहले मिलीचिंग करके उसमें खरपतवार का हमारा खर्चा बच जाता है। और पहले हम जमीन में ये नहीं पता था तो क्या डालना क्या नहीं डालना है, अब हम जमीन को पहले मिट्टी चेक करवा के तभी हम उसमें कोई कार्रवाई करते हैं। सत्यवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे दर्शकों ने, हमारे किसान भाइयों ने सत्यवान जी को सुना कि किस तरह से उनका उत्साह उनकी वाणी में झलक रहा था, स्पष्ट उनको दिखाई दे रहा था। जो परंपरागत कृषि को छोड़कर जब उन्होंने कृषि प्रणाली अपनाई तो उन्हें क्या क्या लाभ हुए, ये उन्होंने स्पष्ट हमें बताया। और बहुत सारे जो ज्ञान जो उन्होंने अर्जित किए उसके लिए हमारे वैज्ञानिक भी बधाई के पात्र हैं। और जिन वैज्ञानिकों से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें आप तक पहुँचें जिनकी आपको ज़रूरत है और आपके खेत में ज़रूरत है। हम बात करेंगे डॉक्टर गजेंद्र यादव जी से, जो बहुउद्देशीय, इसमें बहुत सारे उद्देश्य छुपे होते हैं कृषि प्रणाली में। केवल खेती नहीं करते आप, इसमें पशुपालन को प्रोत्साहन भी देते हैं, आप मल्टी क्रॉपिंग की बात करते हैं, आप बागवानी की बात करते हैं, सब्जियां उगाने की बात करते हैं, आप जैविक खाद भी बनाने की बात करते हैं, आप ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई या टपक प्रणाली की बात करते हैं, पानी के प्रबंधन की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा समग्रता दिखाई दे रही है। डॉक्टर यादव, कैसे आप इसमें डील करते हैं और कैसे इस ज्ञान को किसानों तक पहुँचाते हैं? देखिए, जो ये बहुउद्देशीय कृषि प्रणाली है इसमें हम जो एक दूसरे के पूरक होते हैं,
या एक दूसरे से जुड़े हुए कृषि व्यवसाय होते हैं या कृषि घटक होते हैं, उनको एक साथ लाते हैं, जिससे आपकी जो लागत है वो कम होती है और आपकी आमदनी बढ़ जाती है। इसमें एक घटक के या एक व्यवसाय के जो अवशेष होते हैं उसको दूसरे उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता यानी है। रिसाइकिल, रीयूज। हाँ, इसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। जी। हाँ, अभी हम ये करेंगे कैसे? जैसे आपके पास एक पशुपालन है, पशुपालन से आपका वेस्ट निकलता है, गोबर निकलता है, उसको हम बायोगैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस से जो स्लरी निकलती है उसको हम कंपोस्टिंग कर देंगे, कंपोस्ट को हम खाद के रूप में यूज़ करेंगे और इससे हमारी जो इसकी केमिकल फर्टिलाइज़र की लागत है वो 25 से 30% कम हो जाएगी। इसी तरह हम जैसे मछली पालन है, मछली पालन में इस टाइम बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में उसमें पानी स्टोर करेंगे। उस पानी को अगर बीच में बारिश के में काफ़ी लंबा इंटरवल आया तो उस पानी को फसल के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए आप छोटा सोलर पंप भी लगा सकते हैं और जब आपको क्रॉप को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम एक लाइफ सेविंग इरिगेशन उसे दे सकते हैं। इस तरह से अगर हम पानी को रिसाइकलिंग करेंगे तो इससे 25 से 30% पानी भी बचता है। इसके अलावा जो हमारे फसलों से या जो हमारे बागों से पत्ते आते हैं ये और इनके जो प्रूनिंग करते हैं, उनकी जो कटाई छंगाई करते हैं, उसको हम तालाब में डाल देंगे जी। उससे तालाब में जो तालाब के जो फाइटोप्लैंक्टन है, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। उससे जो आपको मछली को राशन डालना है उसमें काफ़ी कमी आएगी और कुछ मछलियाँ सीधे ये घास फूस पत्तों को भी खाती है। कुछ ऐसी सफलता की कहानियां जिनसे आप सीधे जुड़े हों, जो किसानों के बीच आप गए हों और जहां आपने कृषि प्रणाली को पनपते देखा हो? जी बिल्कुल। हम जो डॉक्टर प्रेम सिंह ने बताया, डॉक्टर डबास ने बताया, बहुउद्देशीय कृषि प्रणाली को हम केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान में जो हमारे समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें करते हैं। जैसे हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे हमारे लवणग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे हमारे जिन एरियाज में जल भराव है वहाँ पे करते हैं। तो हमने तरह तरह की पायलट स्टडी की है। करनाल में हम एक 2 हेक्टेयर के एरिया में कर रहे हैं ये। उसके अलावा हमने लखनऊ में किया है, उसके अलावा हमने रायबरेली में किया है और हमारा जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बड़ूच गुजरात में है वहाँ पे करते हैं, जो तरह तरह की समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें। तो हमने वहाँ पे अलग अलग घटक बनाए हैं। उसमें हमने एक जो खदान है उसके लिए रखा है कुछ एरिया में सब्जी उत्पादन करते हैं, कुछ एरिया में फल उत्पादन करते हैं, पशुओं के लिए चारा उत्पादन करते हैं, एक फिश पॉन्ड बनाया हुआ है उसमें मछली उत्पादन करते हैं, अब का मुर्गी पालन करते हैं और कुछ कंपोनेंट हमने जैसे मशरूम वगैरह है वो भी ट्राई किए हैं। आपके संस्थान में कुछ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का इंतजाम भी है किसानों के लिए? हम जो पिछले 4 साल से हम जो ये पायलट स्टडीज़ हैं इसको फार्मर के सहयोग से चला रहे हैं। उसमें हम फार्मर जो किसान आता है वही सारे डिसीजन मेकिंग करता है उसमें उसको कौन सा घटक लेना है, कौन से घटक में कौन सी वैरायटी लेनी है, कौन सी ये लेनी है। हम सिर्फ उसको मार्गदर्शन करते हैं और उसके जो विभिन्न प्रकार की सहायता उसको चाहिए, उसको जो वैज्ञानिक परामर्श चाहिए, हम सिर्फ उसको वो बिल्कुल चर्चा हम जारी रखेंगे। डॉक्टर सिंह से जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं सर कृषि प्रणाली के अनुसंधान पर, क्योंकि आपका संस्थान एक शीर्ष संस्थान है, टिकाऊ प्रबंधन, एक ऐसा प्रबंधन जो आगे खुद अपना अस्तित्व जो है वो बनाता चला जाए। और जो मिशन है आपका फूड यानी भोजन, न्यूट्रिशन, पोषण और आजीविका और पर्यावरण, एक छोटा और मंझोला किसान जो है उसके लिए आप ये मिशन को लेके चल रहे हैं। कैसे पूरा करते हैं ये मिशन और कैसे आप जुड़ते हैं किसानों से, हमें जानेंगे आपसे। लघु एवं सीमांत किसान जितने भी हैं उनकी जो फैमिली का या परिवार का साइज है वो 4 से 5 मेंबर हैं एक परिवार में, और जो 5 मेंबरों की सदस्यों की जो आवश्यकता है साल भर की वो करीब 1100 केजी खाद्यान्न, जिसे हम सीरियल्स कहते हैं, 100 किलोग्राम दलहन, 135 से 150 किलोग्राम जो हमारी तिलहन वाली फसलें हैं वो, 600 किलोग्राम साग सब्जी और 220 किलोग्राम दूध। इस तरह की आवश्यकता उनकी आती है जी। जो हमने जितने भी जो विविधीकरण के जो हमने फसल चक्र बनाए उसको अपना करके सीमांत और लघु किसान अपनी घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
दूसरा एक जो इसका जो कृषि प्रणाली का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो है जो आपने बताया कि सौर ऊर्जा का हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो उसमें मल्टी स्टोरीड जो सिस्टम है हमारा, उसमें फलदार वृक्ष जैसे करौंदा है, कटहल है, बेल है, इनको किसान यदि अपनी बाउंड्री के किनारे पर लगाएगा तो निश्चित रूप से 8 से 10 हज़ार रुपये आय उसके अतिरिक्त आमदनी उसे मिलेगी। तीसरा जो मुख्य घटक है या व्यवसाय है जिसे हम पूरक व्यवसाय बोलते हैं जी, वो है वर्मी कंपोस्ट का। जी, किसान पहले क्या करता था कि जितनी भी कच्ची गोबर की खाद है उसने कच्चे स्थान पर उसको एकत्रित किया और अपने खेतों में उसे डाल दिया, तो उसके फायदे के साथ साथ उसे नुकसान भी बहुत होता था, फसलों में बीमारियां या कीड़े मकोड़े अधिक लगते थे। अब हमारे पास क्योंकि इस तरह के इतने साधन हैं कि कम से कम लागत में किसान उस जो गोबर की खाद है जो उसके 2 या 3 पशु हैं उससे किसान को लगभग 100 कुंटल गोबर पूरे साल में मिलता है। जी, उस 100 कुंटल को वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, क्योंकि उसमें हमारे अवशेष फसलों के आते रहते हैं, जो हमारी बाउंड्री प्लांटेशन की जो चीज़ें हैं, सूब बबूल वगैरह है, उनकी पत्तियों वगैरह को भी उसमें डालते हैं, तो हम लगभग 180 से 200 कुंटल वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में लगभग 3 गुना नाइट्रोजन होती है। जी, सर ये यहीं पे चीज़ आ रही है जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपने अपने आंकड़ों में बताया है कि एक छोटा किसान, एक सीमांत किसान 70% संसाधन अपने खेतों में ही इस्तेमाल कर सकता है, उसे खेत के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें आप जो बता रहे हैं, जो जैविक खाद बनाने की बात है, वर्मी कंपोस्टिंग की बात है, और इसमें हम जानना चाहेंगे जो 70% में जो चीज़ें आती हैं वो आप हमको संक्षेप में बता दें ताकि हमारे श्रोता ये समझ सकें कि वो संसाधन अपने खेत में ही बना सकता है या उसके अवशेष को काम ला सकता है, या वो उनमें क्या क्या चीज़ें आप लाते हैं। अब मुख्य जो उसका जो संसाधन जो उसे बाहर से लेने पड़ते हैं उसमें उसे यह है कि जितने भी रासायनिक उर्वरक जो उसे खरीदने होते हैं उसकी जगह यदि वो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेगा तो लगातार वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से उसे 2 या 3 साल बाद हो सकता है कि केवल 25% ही रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़े, क्योंकि हमारी मृदा की उर्वरता है वर्मी कंपोस्ट के लगातार प्रयोग करने से बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, हमारे जो भाई दवास जी ने बताया कि किसान को चाहिए कि जब हम कृषि प्रणाली अपना रहे हैं तो कम से कम समय में पकने वाली और अधिक से अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों को रखें और उनका बीज उत्पादन भी करें। तो ये 2 मुख्य जो घटक हैं किसान के, एक तो बीज और दूसरा रासायनिक उर्वरक, इनको खरीदने की आवश्यकता पड़ती है बाहर से। तो इनका यदि उत्पादन वो खुद ही कर लेगा और खुद ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तो उसे निस्संदेह रूप से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसका जो कुल जो उसकी अपना जो उसका इनकम है वो करीब करीब 2.5 से 3 गुना तक निश्चित रूप से बढ़ जाती है। 2.5 से 3 गुना तक आप किसान, एक छोटा किसान अपनी आय बढ़ा सकता है कृषि प्रणाली को अपनाकर। इसमें जो पात्रता का विकास है, जो प्रशिक्षण है, वो भी आप देते हैं। बिल्कुल, निस्संदेह रूप से हमने छोटे छोटे 3-3 दिन के प्रोग्राम अपने यहाँ रख रखे हैं जिसमें कोई भी किसान कहीं से भी, वैसे हम किसानों को बुलाते हैं बाहर से जी, 3 दिन के लिए, जैसे मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर अगले कभी भी 3 दिन के लिए उनको वर्मी कंपोस्टिंग के आधार पर दिया जाएगा, फिर 3 दिन के लिए उनको जो बांझपन की समस्या है जानवरों में उसको किस तरह से दूर की जाए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है। तो इस तरह से जो विभिन्न उनके जो व्यवसाय हैं किसानों को, उनके लिए उन्हें बुलाया जाता है और उन विधिवत रूप से उनको प्रशिक्षण दिया। और आप विस्तार जो आपका प्रभाग है उसके साथ भी आप जुड़ के काम कर रहे हैं। डबास साहब, क्योंकि आप विस्तार के प्रभारी हैं और आप बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, आप अपने अनुभव, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव है आपका, किसानों से आपने बहुत देश के अलग अलग भागों में जाके बातचीत की है, आपको क्या लगता है साहब कि जो हमारे कम्युनिकेशन में, विस्तार में, संचार में जो तकनीकी ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जो सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, जानवरों के बांझपन को दूर करने की हम बात कर रहे हैं, या हम टपक सिंचाई प्रणाली की बात कर रहे हैं, उसके विस्तार की बात कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कतें आपको आती हैं? क्या उन दिक्कतों को, उन चुनौतियों को आप कैसे उनसे दो चार होते हैं? और ऐसे भी बहुत से भ्रम हैं किसानों में कि वो धान के खेत में अगर नमक डाल देगा तो धान अच्छा पैदा होगा, लेकिन वो जमीन का सत्यानाश हो जाएगा, जो लवणता की बात है हम आपसे भी डॉक्टर यादव जानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे
सही तकनीकी जानकारी ना होना जो आपने देखा, हम आपका अनुभव जानेंगे कृषि प्रणाली को लेकर। निमेश जी, जहाँ तक हम किसान की बात करते हैं, किसान का काफ़ी लंबा अनुभव होता है और वो काफ़ी अच्छा काम करना चाहता है और किसान की खुद की इच्छा होती है कि उसकी आमदनी बढ़े, उसके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह हो। लेकिन कुछ जो सबसे बड़ी समस्या आती है, ज्ञान की समस्या तो है ही है, उसके तो समाधान के लिए एक तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सभी जिलों में खुल गए हैं, साथ साथ में किसान कॉल सेंटर है और जितने भी हमारे संस्थान हैं ये भी किसानों से काफ़ी संपर्क में है और आजकल जो मेरा गांव मेरा गौरव जो कार्यक्रम चला है इससे भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। लेकिन जो किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाजार की है। वो पैदा तो कुछ भी कर देता है, लेकिन पैदा करने के बाद में जो उसकी लागत आई है उसके अनुरूप कई बार उसको पैसा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से किसान हताश हो जाता है। और हताश होने के एक दो कारण और भी हैं कि किसान जो है कि जो भी पैदा करता है वो भेड़ चाल के हिसाब से करता है। जैसे कभी आलू बहुत ज़्यादा पैदा होगा, कभी प्याज बहुत ज़्यादा पैदा होगा, हम उसमें कोई समावेश नहीं, बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं कि जो भी अभी डॉक्टर साहब ने कहा, यादव साहब ने भी बात कही, प्रेम सिंह जी ने भी कही कि हमारे किसान भाइयों को अपनी ज़मीन के अंदर एक विविधता लानी चाहिए कि हम एक ही चीज़ को ना उगा के कई सारी चीज़ों को उगाएं, जैसे सब्जियाँ भी उगाएं, अनाज भी उगाएं, दलहन भी उगाएं। और दलहन के तो अनेक फ़ायदे हैं क्योंकि दलहन जो है नाइट्रोजन फिक्स करती है, इससे हमारे किसान को अगली फसल में कम खाद की आवश्यकता पड़ती है। और यादव साहब ने बहुत अच्छा बताया कि गोबर गैस प्लांट लगाने से किसान की कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज भारत सरकार बहुत जोर दे रही है स्वच्छता के ऊपर, लेकिन स्वच्छ भारत तभी बन पाएगा जब गाँव स्वच्छ होंगे। और गाँव कब स्वच्छ होंगे? जब हमारे किसान भाइयों के पास में, हर किसान के पास में जो भी जानवर रखता है उस पास एक गोबर गैस प्लांट हो। क्योंकि गोबर गैस प्लांट से जो किसान का फायदा वो ये है कि उसको एक अच्छी किस्म का खाद मिलता है और खाद मिलने के साथ साथ में उसको ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलने के साथ साथ में अगर वो गोबर गैस प्लांट से लैट्रिन को भी लिंक कर देता है तो उसका खाद भी अच्छा रहता है, गैस भी अच्छी रहती है, कोई खराबी नहीं आती है और साथ साथ में स्वच्छता बन जाती है। उसका जो खाद निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। जब लिक्विड फॉर्म में खाद निकलता है तो इसको पानी के साथ अगर देते हैं तो खड़ी फसल में लगा देते हैं, लगाने से किसान का यूरिया की बचत हो सकती है। और गोबर गैस प्लांट की जो सैलरी है, इसके अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो जितने भी हमारे देसी खाद हैं उन सबसे अधिक है और इससे किसानों को दोहरा फायदा मिलता है। एक मैं और आपको बताना चाहूँगा कि किसान जो है आज ज्ञान का भूखा है, लेकिन ज्ञान के भूखे के साथ साथ में हमें बहुत ज़रूरी है, जो हमें आवश्यकता जो देनी है, जिस बात को जोर देना चाहिए, वही कि जो फसल के कटाई उपरांत जो तकनीकी है कि उसमें कैसे वो मूल्य संवर्धन करे जिससे उसको ज़्यादा पैसा मिले। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ गेहूँ का। गेहूँ जब किसान पैदा करता है 6 महीने में उसको 15 रुपये किलो बिकता है, लेकिन उसी गेहूँ का अगर दलिया बन जाए तो 30 रुपये का हो जाता है, सूजी बन जाए तो 35-40 रुपये की हो जाती है और नूडल्स बन जाए तो 100-80 रुपये के हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें गाँव में बन सकती हैं, बल्कि जितने भी उपभोक्ता हैं वो किसान के हाथ से खरीद के ज़्यादा खुश होते हैं। और अगर जो डायरेक्ट मार्केटिंग की जो हमारे किसान भाई सत्यवान जी बात कर रहे हैं, अगर वो आ जाए तो मेरे ख्याल में जो हमारी फसल प्रणाली है, कृषि प्रणाली है, उससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल सकता है और पूरे साल उसको घर बैठे काम मिल सकता है, घर के हर सदस्य को काम मिल सकता है, उसकी आमदनी बढ़ सकती है। डबा साहब, ये विचार विमर्श जारी रहेगा और हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कृषि प्रणाली में जो डबा साहब ने बताया कि तकनीकी ज्ञान जोड़ दिया जाए। अगर गेहूं को सीधे बाजार तक पहुंचाने के साथ गेहूं के दलिया और नूडल्स भी बनाकर एक किसान बाजार में बेच सके और सीधे मुनाफा कमा सके तो उसकी आय कई गुना बढ़ जाएगी। तो कैसे कृषि प्रणाली एक किसान की आय को बढ़ाने में एक अपना बड़ा योगदान दे रही है और कैसे तकनीकी ज्ञान किसान के खेत में आ रहा है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कृषि प्रणाली पर विचार विमर्श जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। इनमें से कौन सा तत्व पौधों के लिए लगभग गैर जरूरी है? सोडियम। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज विचार विमर्श में हम चर्चा कर रहे हैं कृषि प्रणाली, छोटे किसानों की उम्मीद। जी हाँ, किस तरह से तकनीकी ज्ञान, जल के उचित प्रबंधन, जैविक खाद के उपयोग और खेती के संसाधनों को एक छोटा किसान कृषि प्रणाली अपनाकर अपने खेतों में ही पैदा कर सकता है, और यही हमारा आज विचार विमर्श का विषय है। लेकिन विचार विमर्श से पहले आइए देखते हैं ये फिल्म। किसान अपने क्षेत्र के अनुसार फसल चक्र और प्रणाली में बदलाव कर सकते हैं और बाजार के अनुरूप उद्यम अपना सकते हैं। एक और रोचक बात है
इस प्रणाली में किसान बागों की बाड़ के रूप में करौंदे की बाड़ लगा रहे हैं, जिससे सुरक्षा भी मिल जाती है और करौंदे की फसल भी प्राप्त होती है, जिससे साल भर में बढ़िया आमदनी होती है। आज ग्लोबल वार्मिंग भी बड़ी समस्या है और इसका सबसे बुरा प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और हमारे देश के छोटे किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हमारे छोटे किसान हमारी जैव विविधता और कृषि प्रणाली ही इस लड़ाई में हमारे हथियार होंगे, जो खाद्य सुरक्षा और जीवन के बने रहने की नींव रखेंगे। विचार विमर्श में हम चर्चा कर रहे हैं कृषि प्रणाली, छोटे किसानों की उम्मीद, और अपने विशेषज्ञ डॉक्टर गजेंद्र से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई छोटा किसान जब कृषि प्रणाली की शुरुआत करता है तो उसे किन किन चीज़ों की जानकारी आरंभ में होनी चाहिए और कौन से ऐसे भ्रम हैं जिनसे उसको दूर रहना चाहिए। जैसे जैविक खेती की जब बात की जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि वो वर्मी कंपोस्टिंग की बात की जाती है या गोबर की खाद की बात की जाती है, और उसमें रासायनिक खादों को क्या एकदम ही दूर रखना चाहिए या उसका कुछ उसकी मात्रा का हम प्रयोग कर सकें। धान के खेतों में किसान ज़्यादा उत्पादन के लिए नमक का छिड़काव करते हैं। आप मृदा लवणता से जुड़े हुए हैं, आप ज़रा हमें ज्ञान दें, हमारे किसानों को बताएं, और ख़ास तौर पे जो मेरा सवाल, इन भ्रम की स्थितियों से कैसे निपटा जाए, कैसे आप इनसे निपटते हैं और कैसे कृषि प्रणाली का आरंभ करने से पूर्व किसान किन बातों पर ध्यान दें। जी, देखिए, जो ये बहुउद्देशीय कृषि प्रणाली व्यवस्था है, ये विशेषतः छोटे किसानों के लिए लाभकारी होती है, जिसके पास छोटी ज़मीन है और वो अपनी जो एकल कृषि है उसको व्यावसायिक स्तर तक नहीं ले जा सकता। तो इसमें छोटे किसान के पास कई बार उसकी वित्तीय हालत सब किसानों की अलग अलग होती है, उनके संसाधन भी अलग अलग होते हैं। तो किसान को अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से घटक चुने। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बहुत ही बड़ा घटक मशरूम उत्पादन हो या 4 भैंसें एक साथ लाके डेयरी शुरू करे, वो एक भैंस से भी शुरुआत कर सकता है। दूसरा ये है कि जितने घटक हैं, कुछ लाभकारी हर स्थिति में नहीं होते। ये वहाँ के एरिया की जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम उत्तरी हरियाणा में देखेंगे तो वहाँ पे पानी कंपैरेटिवली ज़्यादा उपलब्ध होता है, तो वहाँ पे हम मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन हम दक्षिणी हरियाणा में जाएंगे, वहाँ समस्या ही पानी है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ समस्या ही पानी है। तो वहाँ मछली उत्पादन या जिन फसलों में ज़्यादा पानी लगता है उनको छोड़ के, जैसे बाजरा, सरसों फसल चक्र है, उसके इर्द गिर्द अपने घटक जोड़े। जैसे हम पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे, पश्चिमी क्षेत्र में आपका कपास है, गेहूं है, ये मेन फसल चक्र है। इसके साथ साथ जो उस एरिया के घटक हैं जो उस एरिया के लिए उपयुक्त हैं, उनको अपनाएं। एक साथ सभी को जोड़ने की कोशिश ना करें। जो उसके लिए सुविधाजनक है, जिसमें उसकी लागत लग सकती है, उसको इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था है, उससे किसान को एक रेगुलर आमदनी मिलनी शुरू होती है। जैसे धान गेहूं है, धान में किसान 2 बार मंडी में जाएगा, एक बार गेहूं बेचने और एक बार धान बेचने, उसको साल में 2 बार इनकम मिलेगी। लेकिन इस फसल प्रणाली से किसी टाइम पे सब्जी से इनकम आएगी, किसी टाइम पे फल बिकेंगे, किसी टाइम पे मुर्गी से अंडे उत्पादन होंगे, फिश की प्रोडक्शन आएगी, आपको दूध से रोज़ की इनकम मिलेगी। तो आपकी जो 1 साल की आमदनी है वो हर महीने आपको मिलने लगेगी। उससे आपका जो बीच का लीन पीरियड है, जिसमें किसान को कर्जा उठाना पड़ता है, उसे बचा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि हम ऐसा विविधीकरण का जो भी शोध कार्य शुरू करते हैं, उसमें हम इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि एक किसान का जो बेंचमार्क उत्पादन है, जो किसान अपने खेत से उस टाइम ले रहा है, हम कोई भी घटक जोड़ें उससे उसका उत्पादन उस स्तर पर रहे या उससे ज़्यादा हो। क्योंकि किसान का जो सारे डिसीजन होते हैं वो इकोनॉमी के ड्राइवन होते हैं। अगर किसान को कोई चीज़ बताएंगे आप कि ये पर्यावरण के लिए अच्छी है, इससे जल संरक्षण होगा, इससे मृदा अच्छी रहेगी, उसको अपनी आमदनी से मतलब है, उसकी साल की आमदनी कितनी होती है। और तो मुझे लगता है कि किसान अगर अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाता है, वहाँ भी उसको कृषि प्रणाली की ये जानकारी जो आप बता रहे हैं, वो अपने निर्णय लेने से पहले एक बार वैज्ञानिक के साथ विचार विमर्श कर ले, बिल्कुल करें, उसके बाद वो अपना डिसीजन मेकिंग ले। लेकिन जो एक छोटा सा सवाल संक्षेप में, जो किसानों को ज़्यादा उत्पादन में कुछ भ्रम भी होते हैं, जो मैंने कहा था कि वो नमक डाल के
ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं, तो उसमें जो मृदा लवणता, क्योंकि आप जिस संस्थान से हैं वो मृदा लवणता पे काम करता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जी, उसमें- नमक एक समस्या है। नमक एक पौधे के लिए ज़रूरत है, आपको सोडियम भी चाहिए प्लांट को, आपके प्लांट को कैल्शियम भी चाहिए, आपके प्लांट को नमक प्लांट की एक आवश्यकता है। लेकिन नमक ज़रूरत से ज़्यादा हो, अगर आप नमक छिड़क रहे हैं तो आप सीधा सोडियम और क्लोराइड दे रहे हैं, और ये दोनों ही एक थोड़ी सी मात्रा में प्लांट को चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में होते ही वो प्लांट को मारना शुरू करेंगे। लवणता का मतलब ही है ज़मीन में ज़्यादा नमक होना, और ये एक देश की बड़ी समस्या है। एक देश के हमारे देश में लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर एरिया में नमक प्रभावित है, और उससे नमक की इतनी भारी मात्रा है कि वहाँ फसल उत्पादन नहीं होता या ना के बराबर होता है। ठीक है, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप उस संस्थान से हैं तो मैंने जरूर जानना चाहा कि वो इस तरह से छिड़काव करने की आवश्यकता नमक की नहीं है, और अपने निर्णय अगर वो कृषि प्रणाली अपना रहे हैं तो वैज्ञानिक के संग विचार विमर्श करें। हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ किसान जा सकता है, वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो ये मायने नहीं रखता, और वो वैज्ञानिक ज्ञान को सीधे हासिल कर सकता है। एक जो हमारा गोबर गैस प्लांट है या जो हमारा तालाब है, उसके लिए सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट, और उसके लिए वो अपने जिला ग्रामीण अधिकारी से या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकता है। किसानों को इसके लिए सब्सिडी दी जाती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और जो छोटे किसानों पर जो संस्थान देश में काम कर रहा है, डॉक्टर सिंह, आप ने बहुत सारे किसानों के साथ काम किया, लंबा अनुभव है आपको। जो हमारे मंझोले छोटे किसानों ने कृषि प्रणाली अपनाई है, और जहाँ पर जाकर आपने वो देखा है कि कृषि प्रणाली को होते हुए, वो कुछ सफलताओं की कहानी हम आपसे जानेंगे, ताकि वो किसान सुने और आपसे आकर मिलें और ये कृषि प्रणाली का आरंभ करें। धन्यवाद निवेश जी। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो मोदीपुरम मेरठ में है, उसके पूरे भारतवर्ष में करीब 95 केंद्र हैं, जिसमें से 20 केंद्र जैविक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और लगभग 75 केंद्र ऐसे हैं जो कृषि प्रणाली के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे जो किसान भाई हैं जिनसे हमारा सीधे संबंध है, ये देखा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 80% खेती गन्ने की होती है। गन्ना ही एक मुख्य फसल है वहाँ की। यदि हमने किसानों को वहाँ से ले जा करके यदि महाराष्ट्र तक उनको हम लेके गए अपने साथ एक विजिट में, जो कृषि प्रशिक्षण था, तो उसके दौरान देखा कि जब महाराष्ट्र में जो हमारी 1 साल की गन्ने की फसल है, उसकी पैदावार हम 2000 कुंटल तक ले सकते हैं। जो 18 महीने वाली फसल है, अड़साली जिसे बोलते हैं, उसकी 2500 कुंटल तक ले सकते हैं। तो ये पैदावार हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पाई जा सकती, जिसके मुख्य 2-3 कारण हमें दिखाई दिए। एक तो ये कि किसान गन्ने की जो बुवाई करता है, उसमें लाइन से लाइन की दूरी उसकी बहुत पास रहती है, जो कि थोड़ी दूर होनी चाहिए। ये किसानों को दिखाया गया, और वहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया भी गया कि 3 फुट से कम दूरी गन्ने की न रखें। दूसरा ये कि जो पानी की जो अधिकता है, पानी चला दिया खेत में, और जितना आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा उसमें खाद और पानी किसान लगाते हैं, जो कि गलत है। तो यदि किसान थोड़ी दूरी पर गन्ना बोए, और उस गन्ने के साथ जो विभिन्न प्रकार की जो गन्ने की फसल हैं, जैसे यदि वो स्प्रिंग में बो रहा है तो उसमें वो उसकी फसल लगा सकता है, प्याज लगा सकता है, लहसुन लगा सकता है। यदि वो अक्टूबर में बो रहा है तो उसमें वो सरसों लगा सकता है। तो इस तरह से उसकी विविधीकरण कर सकता है और अधिक फ़ायदा ले सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत से किसान ऐसे हैं, जो हम लघु और सीमांत किसानों की बात करते हैं, कि जो 1-1 हज़ार वर्ग मीटर में, 1-1 हज़ार वर्ग गज में गेंदे की फसल ले रहे हैं, या वो भिंडी की फसल ले रहे हैं। 1000 वर्ग मीटर में भिंडी की फसल को मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना आसान है, बड़े क्षेत्र में उसका प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है, और जिससे किसान भाई 20 से 25 हज़ार रुपये इस छोटे क्षेत्र से आसानी से कमा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से किसानों को जो है ना, वो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और छोटी छोटी जगह पर 1-1 हज़ार 800 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, इस तरह के मॉड्यूल बनाए जाते हैं कि उससे वो अधिक से अधिक
मुनाफा ले सकें। तो अगर जो किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो आपसे अगर आपके संस्थान में आकर मिलना चाहें और आपके और वैज्ञानिकों से, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हमेशा आप हमेशा सीधे, उनका कृषि प्रणाली उन तक पहुंच पाएगी। तो धन्यवाद। बिल्कुल हमारे किसान जो श्रोता जो दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल संस्थान में जाएं, वैज्ञानिकों से मिलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वैज्ञानिक और किसान के बीच एक सीधा संवाद कायम होना, ताकि जो प्रयोगशाला का ज्ञान है वो खेतों में दिखाई दे। जी हाँ, कुछ ऐसी एक योजना आरंभ की गई है डबार साहब, जो राष्ट्रीय नवोन्मेषीकरण योजना है, जो इनोवेटिव जो तकनीकें हैं उनको किसानों तक पहुंचा रही है, उनको कृषि जो प्रणाली है उसके अंतर्गत भी उसका बहुत सारा हमें योगदान दिखाई दे रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अभी एक नई परियोजना शुरू की है। इसके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाएंगे और किसानों तक पहुंचेंगे कोई कौन सी नई ऐसी इनोवेशन है जो उनके मुनाफे में कई गुना इजाफा कर सकती है, जिसको वो अपना सकते हैं और अपनाने से उसके लाभ मिल सकता है। और ऐसे कुछ काम अभी भी चल रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, हमारे संस्थान ने अलीगढ़ के पास में 5 गांव अडॉप्ट किए हैं। उन गाँव में आज हम किसानों को बिस्किट बनाना भी सिखा रहे हैं, जिससे किसान जो महिलाएँ हैं वो बिस्किट बना के न केवल खुद के लिए पैदा करें बल्कि उसकी बिक्री करके अच्छे पैसे भी कमा सकें। इसी तरह से भरतपुर में हमारे कुछ किसान हैं जो एक बायोगैस प्लांट लगा के उससे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और खेती में वो फलदार पौधे भी लगा रखे हैं, जिसमें बेर है, अमरूद है, सरसों है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, चरी है। और डेयरी फार्म के माध्यम से आज एक नया उन्होंने एग्जाम्पल स्थापित किया है कि उस घर में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, बायोगैस प्लांट के माध्यम से वो सारे काम कर रहे हैं, अपना ट्यूबवेल भी चला रहे हैं, लाइट भी कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि किसान चैनल को, इन्होंने उनकी एक सक्सेस स्टोरी भी दिखाई जिसके काफ़ी लोगों में सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण दिल्ली के आसपास के किसानों की भी, जहाँ छोटा किसान जिसने डेयरी भी रखी हुई है, मधुमक्खी पालन भी किया हुआ है और साथ साथ में मशरूम की खेती करते हुए वो 1 एकड़ का किसान भी काफ़ी अच्छी पैदावार ले रहा है। हरियाणा में एक ऐसा गाँव है, 2 गाँव बल्कि ऐसे हैं जहाँ पे पूरे गाँव में बेबी कॉर्न की खेती होती है पूरा साल भर। जी। और बेबी कॉर्न क्योंकि उसमें मक्का पहले टूट जाती है और पौधा जो बहुत अच्छा चारा रहता है, तो इसके साथ साथ उस गांव में डेयरी का भी बहुत अच्छा विकास हो गया है। और विकास होने से जितने भी इवन वहाँ के जो लैंडलेस किसान भी हैं वो भी उन्होंने कई सारे पशु रखे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने बेबी कॉर्न की खेती करते हैं उनके खेत में काम करने जाते हैं, तो जो उनसे छिलका मिलता है वो उनके पशुओं के लिए चारा होता है, चारा होने से उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। ऐसे एक दूसरा गाँव है मनौली गाँव है, जिसमें पूरे गाँव में 6 महीने तक आपको स्वीट कॉर्न की खेती मिलती है और जिसकी अच्छी बिक्री होती है। और पूरे गांव में स्वीट कॉर्न के साथ साथ में कुछ पॉली हाउस बने हैं, वेजिटेबल कल्टीवेशन है, जिससे छोटे छोटे किसान भी आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। और मैं महसूस करता हूं कि बहुत सभी संभावनाएं हैं, हमने बहुत कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करने की और संभावनाएं हैं। किसान की सोच बदलने की आवश्यकता है। किसान की सोच जब बदलती है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जब हम उसको एम्पावर कर देंगे, आज हम उसको एक भिखारी की तरफ देखते हैं कि इसको ये सब्सिडी मिलनी चाहिए, वो सब्सिडी मिलनी चाहिए। किसान को सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, किसान को आवश्यकता है सही ज्ञान, और सही ज्ञान के साथ साथ में जो उत्पाद पैदा करता है उसकी बिक्री के अच्छा पैसा मिल जाए। और वो तब मिल पाएगा जब किसान संगठित हो, और संगठित होके वो इसका प्रोसेस करे, वैल्यूएडिशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों के। आपने जो हमें तकनीकी जानकारी दी कृषि प्रणाली पर जो अनुसंधान हो रहे हैं देश में, और कैसे वो अनुसंधान आपके खेत में पहुंच रहे हैं। कृषि प्रणाली अगर आप अपनाते हैं तो आप 70% संसाधन खेती के लिए अपने खेतों में ही प्राप्त कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। खेत सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, खेत में आप तकनीक लाकर, ऊर्जा के नए संसाधन लाकर, जैविक खाद बनाकर, पशुपालन करके कृषि प्रणाली जो ये एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम है इसको अपना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप अपनाएंगे। इस विषय पर आप भी सोचिए और हम भी सोचते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले विचार विमर्श में। तब तक के लिए नमस्कार।